जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में पार्ट 2। एंशियंट हिस्ट्री के कुछ 50 to 55 क्वेश्चंस हम आपको प्रीवियस क्लास में करा दिए थे। तो उसके आगे आज हम करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आएंगे आप अपने कॉपी पर उसको नोट कर लीजिएगा, राइट करते रहिएगा क्वेश्चन और उसके आंसर। जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुप्त काल में बुद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो चित्रकारी का गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? अजंता चित्रकारी, एलोरा चित्रकारी, सांची स्तूप, उपरोक्त सभी। तो ये मिलता है अजंता चित्रकारी से। देखिए, अजंता की चित्रकारी गुप्त कला में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं की का जितना प्रचुरता और जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है। वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म था, जन्म था, या फिर धन था, या पेशा था? तो पूर्व वैदिक काल में जो धर्म समाज के विभाजन का आधार था वो पेशे के आधार पर होता था। पेशा इट मीन्स कि उनके कार्य के आधार पे वे कौन सा काम करते हैं, जो जैसा काम करता था उनका विभाजन वैसा ही हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च थी, बराबर थी, या फिर निम्न थी, या इनमें से कोई नहीं? वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी थी? तो इसका आंसर है उच्च थी। उस समय वैदिक काल में आप जितनी भी महान महान फीमेल के बारे में पढ़े होंगे वो वैदिक काल के ही थे। तो उनमें से आप मुझे कोई 2 स्त्रियों के नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद जो जो मुगल काल के लोग थे उन लोगों ने जब इस पर क्या किया, आक्रमण किया, तो उसके बाद और स्थिति क्या होती गई, बिगड़ती गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राचीन राज्य वंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। गुप्त, चालुक्य, राष्ट्रकूट या वाकाटक? तो इसका आंसर है वाकाटक। देखिए, वाकाटक राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इस विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया है। 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा या दहेज प्रथा? तो ये दहेज प्रथा। सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की है, तो ये दहेज प्रथा। देखिए, दहेज प्रथा ऋग वैदिक काल का प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दी जाती थी जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। पहले तो लोग गिफ्ट के रूप में देते थे, आजकल तो लोग मांगते हैं सीधे मुंह खुलकर। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाया। इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। तो इसका आंसर है डी। आपको पढ़ाई करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से क्या करिए, महत्व रखिए। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं, आप जब बन जाएंगे कुछ तो फिर उसके बाद ये सब देखिएगा, बहुत समय रहेगा आपके पास। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का एक राजा था। अशोक को देवा नाम प्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये पूछता है कि किसकी विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग पर विजय के बाद। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचार को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजे। अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी प्राचीन है या प्राचीन मगधी है तथा इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी या खरुष्टी लिपि है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ग्रामीण, अर्धनगरीय, नगरीय या कबायली? तो इसका आंसर है बी, नगरीय थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों में प्रमुख 6 नगर थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार तथा बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ अभी इस समय कहाँ है, भारत में या पाकिस्तान में? आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, इसके पार्ट 1 को, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या कुमारगुप्त ने? ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित था। कौन अंकित था? गरुड़। इनके द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के दीनार तौल में 121 ग्रेन से 132 ग्रेन तक थे। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, सोना या काली मिर्च। तो सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र निर्यात किए जाते थे। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। इन सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र था, हाथी के दांत थे, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं थी और मनके थे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, ये तो आप सबको पता ही होगा, महाभारत, अष्टाध्यायी, रामायण या महाभारत? तो जो रामायण है वो क्या है? सबसे पुराना महाकाव्य है। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 4000 ईस्वी पूर्व क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है। जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है और जो हमारा क्या है महाभारत है वो लिखा हुआ वेद व्यास जी ने। परंतु कालक्रम रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र भी महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू काव्य महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। अगर आपने मेरा प्रीवियस क्लास देखा है तो इस क्वेश्चन को आप आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं। उसमें मैंने इसमें पूरा डिटेल बताया था और ये भी बताया था कि जो बुद्ध जी का जन्म हुआ था उसको क्या बोलते हैं, उन्होंने जब घर छोड़ा था तो उसको क्या बोलते हैं, फिर उनको जब पहली बार जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको भी क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। जो बुद्ध जी थे उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में ही हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और उसके बाद उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ। यहाँ पर बनारस से कौन कौन है हमें कमेंट में बताइएगा। निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? मुगल आए थे, अफ्रीकन आए थे, आर्य आए थे या अंग्रेज आए थे? तो ये आर्य आए थे सबसे पहले। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोगों में आर्य थे जिनका अस्तित्व 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। भारत में मुगल 1526 में आए थे और अंग्रेज 1608 ईस्वी में आए थे। आप हमें बताइएगा कि सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था भारत में और किसके शासनकाल में आया था? भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? द्वारिका में, मथुरा में, पुरी में या बद्रीनाथ में? तो इसका आंसर है सी, मथुरा में। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। कितने? 4। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारिका गुजरात में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है, पुरी उड़ीसा में स्थित है और एक बद्रीनाथ उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में प्रथम वेद है। प्रथम वेद कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखिए, वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र तथा देवी देवताओं के गुण का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित थे। शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका आंसर यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा अगर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? विजयालय, अनंत वर्मन, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम? तो इसका आंसर है अनंत वर्मन। चोल वंश से संबंधित नहीं है। विजयालय, परांतक और आदित्य चोल वंश से संबंधित है। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था जिसने कलिंग पर 71 वर्ष तक शासन किया था। इन्हीं के काल में कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। विजयालय, परांतक प्रथम तथा आदित्य प्रथम चोल राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? राठौर, चंदेल वंश, चौहान या गढ़वाल ने? तो इसका आंसर है सी, चंदेल वंश ने। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनका साम्राज्य जो था उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तक रहा था। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या आधुनिक काल में? तो अजंता गुफाओं का निर्माण जो था वो गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है।
तो जो ये अजंता की गुफाएं हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद एक जगह और कहाँ है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है भारत की प्राचीन राजधानी थी मदुराई, मिथिला, पाटलिपुत्र या कन्नौज। तो ये थी भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है प्राचीन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्राचीन भारत की राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र को प्राचीन काल में पटना नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र का इस समय नाम क्या है, पटना। पटना किसकी राजधानी है, आप कमेंट में बताइएगा हमें। जो भारत बिहार की राजधानी है, इसमें दे चुका है और सबसे बड़ा नगर है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है, वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा हमेशा, डेफिनेटली अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो रामायण है उसकी रचयिता तुलसीदास नहीं है। बहुत लोग देखते हैं क्वेश्चन में फट से तुलसीदास मारकर आगे बढ़ जाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, जबकि रामायण की रचना जो है ये वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया था, वाल्मीकि जी ने किया था रामायण की रचना, जो संस्कृत में है। और इसी का हिंदी अनुवाद जो है वो तुलसीदास ने किया था, जिसको रामचरितमानस कहते हैं। और वेद व्यास ने क्या किया था, महाभारत की रचना की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है। रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है, द्वारिका में, मथुरा में, पुरी में या बद्रीनाथ में। तो ये है मथुरा में नहीं है, द्वारिका, पुरी, बद्रीनाथ में। क्वेश्चन शायद आया हुआ था ना, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है, जैन धर्म से, पारसी धर्म से, वैष्णव धर्म से या बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब में हिस्ट्री वही है। आप चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, यूपीएसआई का दीजिए, रेलवे का दीजिए, एसएससी का दीजिए, एनीथिंग, कोई पेपर देंगे हिस्ट्री थोड़ी बदल जाएगा। जैन धर्म है तो जैन धर्म से कुछ और थोड़ी हो जाएगा, यही रहेगा। वैष्णव धर्म यही रहेगा, बौद्ध धर्म यही रहेगा। और सिलेबस एनसीईआरटी लिखा रहता है, हर जगह एनसीईआरटी से में। और ये जितने क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और उस क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप नोट करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, या फिर वीडियो डाउनलोड करके बार बार देखिए वीडियो को, कमेंट में लिखिए, ऑल टाइम आप पढ़ते रहिए। तो चलिए इससे बताते हैं कि त्रिपिटक से संबंधित कौन है, तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसका, किसी से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से। देखते हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित हैं। पहला है, कितने हैं, सुत्त पिटक, उसके बाद है विनय पिटक, उसके बाद है अभिधम्म पिटक। यह पिटक जो सुत्त पिटक है त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, सुत्त पिटक, और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम है। और इसके बाद अभिधम्म पिटक जो है, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अच्छा अर्थशास्त्र विदेश नीति, प्रशासन या वाणिज्य। तो इसमें प्रशासन का जो है, प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करता है। ये पढ़ते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम के महामंत्री थे। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक सूत्र शैली में गद्य में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे में पेपर में रिपीट किया हुआ है और ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो अब चांसेस इसके कम है कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, बट आपको इसको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो फिर आप पढ़ाई और मन से करने की आपको जरूरत है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। किसका, चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये पूछ सकता है, हमें नहीं लगता है कि पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे मतलब कहते हैं। ये पूछ सकता है कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है। तो स्मिथ ने कहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है, स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उनके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणी बंद पृथ्वी को बांधना था। अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया
समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है तथा उन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी, दैहिक, सर्वराजोचितता, अप्रतिरथ, परशु जैसी उपाधियां ग्रहण की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बस क्वेश्चन आज के लिए इतने ही थे। थैंक यू सो मच। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने इस वीडियो को पूरा केयरफुली नहीं देखा है। आप वीडियो को पॉज करिए और बैक जाइए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए या फिर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, जन्म, धन या पेशा? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, आधुनिक काल? आप इस वीडियो को अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और इस वीडियो को डेली आप रात को सोते टाइम या फिर आप जब जैसे कि बैठे हुए हैं, जब आपको ईयरफोन नहीं लगाना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो वीडियो का साउंड क्वालिटी होता है उसको कम लो कर दीजिए, बिल्कुल 0 पे कर दीजिए या 1 2 पे कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में दीजिए। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके बाद उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे, इस तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने कानों को आराम भी दे सकते हैं। आप ऑल टाइम पढ़ते रहिए। देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपके लिए पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखिए और डेली पढ़ते रहिए। इस वीडियो को या तो सोते समय देखिए या तो एनी टाइम एक फिक्स टाइम बना लीजिए और उसमें अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करिए। ये जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन PYQ थे, सब किसी न किसी एग्जाम में स्पेशली यूपीएससी या फिर यूपी पुलिस में ही पूछे हुए सारे क्वेश्चन थे। चलिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।